बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हाजिर हैं आपके सामने नई खबरों और तर्जुमों के साथ। फ़ैज़ यूनुस के पास एक खबर है बड़ी दिलचस्प। आप PTI फंडिंग के हवाले से आपको सुनाते हैं और फिर उस पर तज्जिया भी पेश करते हैं। जी फ़ैज़, बताएं नाज़रीन को क्या खबर है। तो मेरे पास एक ख़बर ये है कि पुलिस ने 27 अफराद की एक फहरिस्त बनाई है जो PTI को फंडिंग करते हैं और जिनका ताल्लुक PTI से ही है। कोई काउंसलर है, कोई ठेकेदार है, कोई चेयरमैन है और कोई सेनेटर है उसमें। यानी PTI के अपने लोग अपनी पार्टी को फंड कर रहे हैं। अपने ही इसमें जुर्म लोग। क्या है जो ये पुलिस ने फहरिस्त बनाई है? देखिए, जुर्म ये है कि उनके मुताबिक अगर ये फंडिंग होती है, सोर्सेज का इस्तेमाल होता है तो इश्तियाल ज़्यादा फैलता है। अच्छा, वो उसके लिए हाँ, इन जो चीज़ों में तहरीक है इनकी, उसके हवाले जो फंडिंग हाँ, होती जब है। भी आप कभी भी देखिए, ठीक, कभी भी समझ कोई भी गया, अभी मुजाहरा बताएं। होता है तो उसमें फंडिंग होती समझ है गए। लाजमी। जो खासतौर पर इसको रिलेट करेंगे वो 9 मई के बाद 9 मई के हवाले से इसको फंडिंग रिलेट किसने कर की। रहे हैं। ठीक हाँ है, जी। ओके। अच्छा, इसके ऊपर दरअसल इसमें एक और दिलचस्प बात यह है ना कि जो ये 27 लोगों की जो फहरिस्त बनी है, इसमें उनके ऊपर मुकदमात भी हैं। दफ़ा 144 के तहत जलाओ घेराव के मुकदमात हैं ज़्यादा। इसलिए भी ये अहम बात है कि ये फंडिंग इसलिए हुई है। और ये बतौर मेरे ख्याल प्रूफ दिखाएंगे कि ये लोग शामिल हैं। जी जी, मेरे पास इसकी फहरिस्त भी है, मैं आपको दूंगी, आप इसको हैं कौन कौन लोग, वैसे कुछ 2-4 नाम बताएं। इसमें जी सीमी है, सेनेटर आज़म सवाती का नाम है, डॉक्टर अच्छा। शहजाद वसीम का नाम है सेनेटर का, अच्छा। जमशेद मुगल हैं, NA54 के, शुएब खान है साबका चेयरमैन है UC50 के, राजा जुल्कुरनैन एक चिराग की नामी ग्रामी शख्सियत हैं, वो भी साबका चेयरमैन है। फिर उसके बाद अहमद खान है, ये G7 के हैं और मज़ीद इस तरह और भी लोग शामिल हैं। टोटल ये 27 लोग हैं, मेरे पास 27 लोगों की पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, वो मैं आपको दूंगी। और अभी इसके ऊपर वजारत दाखिला के पास इसकी ये लिस्ट चली गई है। उनकी मंजूरी के बाद इनके ऊपर गिरफ्तारियां शुरू होंगी और स्पेशल ब्रांच को इसके लिए खसूसी तौर पर टास्क दिया अभी तक ये लोग गिरफ्तार नहीं है। नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं है। इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाएगा कि इन लोगों ने फंडिंग की। इन लोगों ने फंडिंग की 9 मई के वाकयात के लिए। जी जी, इनमें से वैसे जो इन्होंने फहरिस्त बनाई है, आप जो आपको पता है कि कुछ लोग हैं जो जा भी रहे हैं, मे भी इनमें से कुछ लोग मूव भी कर रहे होंगे या जाना होगा। हाँ, बड़ी बड़ी बहुत ही सख्त हाथ इन पर डाला गया है अदारों की जानिब से। और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना जो है सारे मुल्क में के प्रेस क्लब में ये ऐलानात हो रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ दी, हमने पार्टी छोड़ दी। अभी अब से कुछ देर पहले ये तसलसल ही चल रहा है वैसे पार्टी छोड़ने का। मैं तो ये कह रहा था इसका ज़्यादा आसान हल ये होता कि पार्टी इकट्ठी होकर खान साहब को ये कहती कि आप रिज़ाइन कर जाएं, ये सबसे बेहतर हल है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई जाता भी है, PTI का स्लोगन ही काफ़ी है। वो यही साबित करना चाह रहे हैं कि एट दी एंड वो खान साहब को इतना अलग कर देंगे कि कोई टिकट लेने वाला होगा ना इलेक्शन लड़ने वाला होगा। जैसे अभी कल बड़ा अफसोसनाक एक मैं उसको वाक़या कहूँगा कि जो भी है, मतलब 9 मई के वाक़े की 9 मई के वाक़े की ठीक है, जितनी भी मजम्मत की जाए जी, और जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर वाला थोड़ा सा रफ रखाव बरकरार रहना चाहिए। कल जब वो गए हाई कोर्ट ज़मानत कराने के लिए तो उनके साथ कोई ज़मानत देने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था, उनका स्वीपर था। और आपको ये भी मैं बता दूं कि उनका स्वीपर भी बैकफुट हो गया है। स्वीपर को तो उसकी गारंटी तो उसने एक्सेप्ट नहीं की ना हाई कोर्ट ने। हाँ, गारंटी के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जो ये सलाहियत रखता हो कि ज़रूरत पड़ने पर वो इसको पेश कर सकेगा। लेकिन जाहिर बात है वो खान साहब ने लेकिन बहरहाल वो सिंबॉलिक था। वो खान साहब को ये शो करने के लिए था कि अब आपकी हालत ये हो गई है कि आपके साथ कोई आपका साथी, कोई मौजूद शहरी साथ नहीं है। नहीं, उनकी हालत हो गई है या बनाई जा रही है? बना दी गई है। मतलब उनको बताया गया है कि अगर वो आपको बना सकते हैं तो आपको नीचे भी कर सकते हैं। तो क्या खान साहब इससे सबक सीखेंगे इन सब अभी तक तो वो कायम है अपने मौक़िफ़ पे कि वो अपने जिहाद की राह पर डटे हुए और कोई सबक वगैरह। लेकिन कल मैं देख रही थी वो चाह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, आप मुज़ाकरात करें। नहीं, अब वो किससे मुज़ाकरात करेंगे? वो 5 साल ये कहते रहे कि मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। अब वो मुज़ाकरात आर्मी के साथ करेंगे।
जाहिर बात है अभी तो देखिए आर्मी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए पहले तो उन्हें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो कुछ करवाया उन्होंने करवाया, कहेंगे वही तस्लीम और उस पर माफ़ी मांगेंगे और फिर आगे जाएंगे। सवाल ये है कि क्या आर्मी अब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, होगी? बिल्कुल वो कहते हैं टाइम गुजर चुका है, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। अच्छा, दूसरा एक तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ है राशिद हबीब साहब, आप वो बताएं कि वो जो ऑडियो लीक्स ऑडियो लीक्स वाला जी, ऑडियो लीक्स में गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने नाज़रीन को बताएं कि जुमे को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने साथ 4 जज और बिठा के 5 रुकनी बेंच बना के, और बेंच वही था जस्टिस मनीर अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी शामिल थे। और उन्होंने ऑडियो लीक्स की मज़ीद कार्रवाई को ये कहकर रोक दिया कि इस कमीशन का क़याम गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि कमीशन के क़याम के लिए हुकूमत ने उनसे मशवरा नहीं लिया। आज फिर जब इसकी समाप्त थी तो लोग ये देखना चाह रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रवैया क्या होगा। आपको याद है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पंजाब इलेक्शन केस की समाप्त के दौरान एक ऑर्डर किया था कि 184(3) का अख्तियार इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता जैसे किया जा रहा है, इसको पहले देखना चाहिए कि ये इख्तियारात, इसका दायरा इख्तियार है क्या और इसमें अपील का हक़ क्यों नहीं है, रिव्यू का क्यों नहीं है। उसके बाद फिर इन मुकदमात को टेकअप किया जाए और उस वक्त तक ये तमाम मुकदमात जो जिनकी समाअत चल रही है रोक दिए जाएँ। ये 2 मेंबर बेंच ने एक जुडिशल ऑर्डर जारी किया था। फिर अगले दिन जब समाअत हुई शुरू पंजाब की, तो जो जज काजी साहब के साथ थे जस्टिस मंदू खेल थे ग़ालिबन, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, करेक्ट कर देंगे। उन्होंने फिर ये कहा कि क्योंकि मैं काजी साहब के साथ इस ऑर्डर में शामिल था इसलिए मैं अभी इस बेंच में नहीं बैठूंगा। वो उठ गए और बेंच मज़ीद छुटा हो गया था। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर नहीं मांगना जो 2-1 की अक्सरियत से आया था, और फिर एक 9 रुकनी बेंच बिठा के शायद 6 रुकनी बेंच बिठा के इनके इस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया था। ख्याल ये था कि काजी साहब भी शायद कोई कानूनी नुक्ता निकाल के, एक तो कानूनी नुक्ता सबसे बड़ा ये था कि ख़ुद चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन साहिबा पर इल्ज़ाम है, उनकी ऑडियो लीक है तो और वो बैठ के इस लीक कमीशन को रोक रहे हैं, तो ये तो मुफादात का टकराव होना है। ये मुफादात भी हैं और दूसरा कोई जज अपनी फैमिली के मुकदमात में आज तक कभी नहीं बैठा। इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने जब बर्सलान का केस आया तो उनके साथी जजों ने भी, बुगला ने भी उन्हें कायल करके बेंच से उठा दिया था। मेरा ख्याल है चीफ साहब थोड़ा सा नाराज़ इस बात पे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस को नज़रअंदाज करके सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम। नहीं, वो नाराज़ इस बात पे हैं कि जजेस की और उनकी फैमिलीज़ के फ़ोन क्यों टैप किए जा रहे हैं। आज इस पर बात करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि बात अगर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की होगी तो फ़ोन टैपिंग दुरुस्त है। कल को मेरा अगर बेटा अगवा हो जाए और एजेंसीज अगवाकारों के फ़ोन टैप करके उनको ट्रेस करती हैं तो मैं तो खुश हूँगा, ये थोड़ी कहूँगा कि आपने उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत की है। इसी तरह अगर एक जज पर ये इल्ज़ाम है कि भाई तो उन्होंने पैसे लिए तो आप तो बल्कि उसकी तहकीकात करा के उनको सुरखरू करवाएं कि नहीं लिए, आप रोक क्यों रहे। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इतना ज़्यादा मुतनाज़ा क्यों बने हुए हैं कि वो हुकूमत के वो गोल्डन जुबली में भी गए थे, उसके बाद से कुछ ज़्यादा मुतनाज़ा बने। लेकिन मैं पहले अपनी ये वाली बातों पर लूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इन रिमार्क्स के साथ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना जो 5 रुकनी बेंच का कल का हुक्म था जस्टिस बंदयाल साहब का, उसका मुकम्मल एहतराम किया और ये कहा कि क्योंकि ये एक जुडिशल ऑर्डर आ चुका है, मैदान में फील्ड में मौजूद है, तो जब तक ये ऑर्डर मौजूद है हम कमीशन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। और उन्होंने कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हतमी हुक्म तक के लिए रोक दी है। और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अब हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत ये तो ज़ाहिर है जस्टिस उमरता बंदयाल साहब तो इस कमीशन को गैर-आइनी करार दे के ख़त्म कर देंगे। हुकूमत के पास फिर 2 ऑप्शन होगी कि साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIA से तहकीकात करना, सही, वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। लेकिन ये जो दरख्वास्त थी मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, ये किसी PTI के अहदेदार ने दी थी। 3 दरख्वास्तें PTI के अहदेदार भी थे इसमें और वकील भी थे,
और इसमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी तो लेकिन पीटीआई इसको इसमें क्यों वो बन रही है, बन रही क्यों बन रही है? बिल्कुल। और जबकि जिन्होंने दरख्वास्त दायर की वो अदालत में आए भी नहीं थे, कल भी नहीं आए थे और आज भी नहीं आए। शेर शाहीन साहब कल तो थे, लेकिन जो पीटीआई के अहदेदार जिनकी आप बात कर रही हैं, जिनकी तरफ से दायर की गई, वो थे ही नहीं कल अदालत में। उसके बावजूद उसकी समाप्त भी हुई। और लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रही है इसमें? अगर देखें एक चीज है, ऑडियो लीक हुई है तो राइट बनता है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसलिए कर रहे हैं कि तहकीकात में अगर ये बात साबित हो गई कि चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन साहिबा इसमें मुलव्वस थी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने पैसे लिए हुए, ये बात अगर साबित हो जाती है और तो फिर ये बात साबित हो जाती है कि बेंच मैनेज हुआ था, जिन्होंने फैसले लिए, तो वो सारे फैसले भी रिवर्स हो देंगे। इन जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत रेफरेंस भी आएंगे। पीटीआई अपने इन जजेस को बचाने के लिए इसमें दिलचस्पी ले रही है। चीफ साहब क्यों मुतनाज़ा बन रहे हैं इस सारे मामले में? चीफ साहब तो मुतनाज़ा शुरू से हो चुके हैं ना, वो तो सीधा सीधा खुल कर आए हुए। वो आपने देखा नहीं कि पंजाब इलेक्शन केस में पार्टी ने उनका बाइकआउट भी किया और उनसे कहा भी गया कि आप अलग हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुए। उन्होंने सुना भी, उन्होंने फैसले लिए। कल भी अटॉर्नी जनरल ने यह एतराज़ किया कि आप इसमें शामिल ना हो, आपके खुशदामन साहिबा का मामला है। तो कल भी उन्होंने कहा कि हुकूमत कौन होती है हमें ये बताने वाली कि किसने बेंच में बैठना है, किसने नहीं बैठना। हालांकि ये पूरी दुनिया का असूल है कि जब जज की अपनी फैमिली का मामला बीच में हो तो वो नहीं बैठते, लेकिन जज साहब बैठे और उन्होंने ये इसको कालादम भी किया। वैसे ये कश्मकश शुरू हो चुकी है, इदारों का आपस में टकराव शुरू हो चुका है, जो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ख़तरनाक बात है और इसका जल्द कोई हल निकलना चाहिए। और जो आपने कहा कि काजी साहब क्यों उसमें गए थे गोल्डन जुबली में, तो काजी साहब गोल्डन जुबली में मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं, वो वजाहत कर चुके हैं वो क्यों गए थे। उन्होंने कहा था कि वो गोल्डन जुबली हुकूमत के किसी कारनामे की नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन की थी। जी। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ का हमने हल्फ उठाया हुआ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई तकरीब है तो तमाम जजेस को जाना चाहिए था। साकिब निसार साहब भी तो जाते वो थे। बल्कि सवाल कर रहे थे कि बाकी जज क्यों नहीं गए, तो ये आपके सवाल का जवाब आ गया। और आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदारों का जो के दरमियान जो तसादम है वो ख़त्म होना चाहिए। वो ख़त्म ना हुआ तो बहुत मुश्किलात पाकिस्तान के रास्ते में आयल होंगी। लेकिन देखते हैं कि फ़िलहाल पीटीआई के रास्ते में जो मुश्किलात आए हैं वो उनसे कैसे निपटती है। बड़ी तेज़ी के साथ पतझड़ हो रहा है और खान साहब जब अकेले रह जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। और क्या आपको याद है कि आपको ये खबर भी आपके पास होगी कि पता नहीं 300 से ज़्यादा पीटीआई के अरकान का नाम ईसीएल में शामिल किया। जी बिल्कुल ईसीएल में शामिल किया और उनके जो पार्लियामेंटेरियन से उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मूवमेंट्स के मंसूख किए गए। इस पर खान साहब ने कहा कि मैं तो बाहर जाने नहीं चाहता था, अच्छा किया नाम डाल दिया। खान साहब ना जाना चाहिए, बहुत से लोग, बाबर इमाम साहब चले गए हैं, बाकी सब जाना चाहते थे, उनको रोका गया है। और इससे ये पता चल रहा है कि हुकूमत डिटरमिन्ड है कि इनके खिलाफ मुकदमा चला के इनको ज़रूर सजा देगी। अच्छा वैसे मैं शेख साहब को ढूंढ रही हूँ, शेख रशीद साहब को। आप शेख साहब को ढूंढ रहे हैं और मैंने एक पोस्ट देखी थी कि परवेज़ खटक साहब को ढूंढने के लिए रोज़ हलाल कमेटी को टास्क दिया गया। वो उनकी कमज़ोर तो खैर एक वफा की बात थी। नाज़रीन देखते हैं शेख साहब मिलते हैं या नहीं मिलते और क्या होता है पीटीआई के साथ और किस करवट बैठता है। ऑडियो लीक को क्या बनता है इन बेचारों का, जिनके जो फंडिंग कर रहे थे इस तमाम तहरीक की और उनकी फहरिस्त बन गई है। जो भी सूरत हाल होगी मैं और फ़ायज़ा आपको उससे बर वक्त आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए फ़ायज़ा यूनिस और राशिद वीर को, रोशन पाकिस्तानी से। चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।